तो ये प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, आज थोड़ी सी विलम्ब से क्लास स्टार्ट हुई, इसीलिए मैसेज करवा दिए थे आप लोगों को। तो चलिए देखिए, सेशन का आज का जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। 8 मित्र है F1 से लेकर F8 तक, एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक सर्कुलर टेबल बना लो, इस सर्कुलर टेबल पे 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लो। अब ऑलरेडी जैसा कि प्रश्न में कहा गया, सारे लोग केंद्र को हैं। अब अगर हम बार बार F ना लिखें तो समय बचेगा ना। तो कहता है F2 F1 या F8 का पड़ोसी नहीं है, यानी 2 की बात करें तो वो 1 या 8 का पड़ोसी नहीं है, लिख के काट लिया। फिर कहता है केवल F6 F2 तथा F5 के बीच में बैठा है। तो कौन? तो 6 जो है वो एक तरफ से 2 और एक तरफ से 5 के बीच में बैठा है। F को हम गॉन कर दिए, बार बार F नहीं लिख रहे हैं। F2 F7 के बाईं ओर दूसरे पे। तो देखिए 7 के बाईं ओर पहला नहीं दूसरा कौन है? 2। और आपको मालूम है कि 2 6 5 का रेशियो है, तो 2 6 यहाँ और 5 यहाँ हो गया। अब हमें यह भी पता है कि 2 के बगल में ना तो 1 बैठना है ना तो 8, यानी 1 और 8 को हम यहाँ रख ही नहीं सकते। तो 1 और 8 के रखने के 3 पोजीशन छोड़ दीजिए। F4 F3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। अब देखिए जहां भी F3 को रखेंगे उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे हमें F4 को रखना होगा। तो बताओ 3 को यहाँ रख के तो दूसरा 4 रख नहीं सकते, 3 को यहाँ रख के दूसरा 4 रख नहीं सकते। अगर हमने 3 को यहाँ रख के दूसरा 4 यहाँ रख दिया तो ना तो 1 ना तो 8, तो 1 8 जब यहाँ नहीं आएगा तो 2 लोग इधर भी नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब है 3 और 4 को यहाँ भी जगह नहीं मिलेगी। तो फिर इकलौता बचा 3 को यहाँ रखिए सर, और 1 छोड़ के 4 को यहाँ रखिए। अब देख लो 1 यहाँ हो सकता है तो 8 यहाँ, या 8 यहाँ हो सकता है तो 1 यहाँ, यानी 1 और 8 के साथ वाइस वर्सा केस हम कभी खत्म कर नहीं सकते हैं। अब प्रश्न देखो क्या पूछता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा F1 का सही स्थान हो सकता है? तो F1 के लिए तो 2 पोजीशन मिले हैं। F7 के बाईं ओर दूसरा, तो देखो तो F7 के बाईं ओर दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। F4 के बाईं ओर निकटतम, तो F4 के बाईं ओर निकटतम कभी हो ही नहीं सकता। F5 के बाईं ओर तीसरा, तो देखिए तो F5 का दायां F5 का बायां पहला दूसरा तीसरा हो ही नहीं सकता। F6 के बाईं ओर तीसरा, तो F6 के बाईं ओर पहला दूसरा और तीसरा बिल्कुल हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है। तो चैलेंजिंग क्या था? तो ऑप्शंस इसमें चैलेंजिंग थे। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी, जो इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 7 बक्से एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। मान लो कि ये बक्सा नंबर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बक्से हैं जो एक दूसरे के ऊपर। M और L के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं। तो M और L के बीच अगर बात करें तो कितने बक्से? 3। तो इसके साथ वाइस वर्सा केस जाएगा। फिर कहता है M और L ना तो सबसे नीचे रखा गया है ना ही सबसे ऊपर। तो ना तो ML को हम 7 नंबर पे जगह दे सकते हैं और ना ही ML को हम 1 नंबर पे जगह दे सकते हैं। तो अब देखिए ML के लिए बस यही 2 पोजीशन बचेगा। तो या तो ML को आप यहाँ रख लो या तो L और M को आप यहाँ रख लो। आगे चल दो। फिर कहता है L और N के बीच केवल 2 बक्से हैं। तो L और N के बीच कितने बक्से हैं सर? तो केवल 2 बक्से हैं। अभी जब तक इसका पोजीशन फिक्स नहीं होगा हम कह नहीं सकते हैं। फिर कहता है S R के ठीक नीचे रखा गया है। अब S जब भी रखा जाएगा तो किसके ठीक नीचे? तो R के जस्ट नीचे रखा जाएगा, छोड़ दीजिए। S और Q के बीच में केवल 1 बक्सा है। S और Q के बीच में, S और Q के बीच में केवल 1 बक्सा है, यानी वाइस वर्सा कंडीशन। M को L के ऊपर रखा गया। लीजिए अब पोजीशन क्लियर कर दिया कि सर M को कहाँ रखा गया है? तो L के ऊपर रखा गया। लीजिए अब देखिए L और N के बीच 2 बक्से थे, तो L यहाँ है तो 1 और 2 बक्सा छोड़ के N को आपको यहाँ रखना होगा। अब देख लो R के जस्ट नीचे S चाहिए, तो उसके लिए बस यही एक प्लेस ऐसा बचेगा जहां R के नीचे जस्ट S को रख सकते हैं। और S और Q के बीच में 1 बक्सा है तो Q को हम नंबर 1 पे रख सकते हैं। अब पूछता है P और N के बीच कितने बक्से हैं? तो P को तो यहाँ रख सकते हैं। तो P और N के बीच देख लो बच्चे मात्र 1 बॉक्स रखा गया है,
तो एक किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। देखिए, ईर्ष्या, भय और भावना। तो ईर्ष्या भी एक प्रकार का फीलिंग है और भय भी एक प्रकार का फीलिंग है। ठीक है, तो ईर्ष्या के अंतर भावना और भय दोनों चला जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो परफेक्ट इसका आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो बेस्ट और सुटेबल है। राधे राधे बच्चे। नेक्स्ट वन देखिएगा, पत्रिकाएं, मूवीज और पुस्तकें। तो देखिए, पुस्तक के अंदर ही पत्रिका होगा लेकिन मूवी अलग होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ये हमारा हो गया पत्रिका, ये हमारे हो गए पुस्तक, और ये मूवीज बिल्कुल अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर किसको लगा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे, यही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। देख लो, एक घड़ी गुरुवार को प्रातः 4 बजे सही सेट की जाती है, यदि घड़ी प्रत्येक 3 घंटा में 20 सेकंड बढ़ जाती है, तो शुक्रवार को रात के 8:30 बजे घड़ी कितना समय दिखाएगी। तो ध्यान से समझना, 3 घंटा जब घड़ी चलेगी तो 20 सेकंड प्लस होगी। इसका मतलब है कि 9 घंटा घड़ी चलने पर 60 सेकंड प्लस होगी। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट प्लस होगी। यहां तक कोई समस्या किसी को? 9 घंटा चलने पर घड़ी 60 सेकंड प्लस होगी, इसका मतलब है 1 मिनट प्लस होगी। अच्छा बताओ, अगर हम थर्सडे की बात करते हैं और 4 AM की बात करते हैं, इसके बाद हम फ्राइडे के रात में कितने बजे जाते हैं? 8:30 PM पे जाते हैं। ठीक है, तो आखिर जो हम लोग समय का ड्यूरेशन लेंगे वो कितना? तो देख लो, आज सुबह 4 बजे से अगले सुबह 4 बजे तक 24 घंटे, और शाम के 4 बजे तक 12 घंटे, तो 24 और 12 36 घंटे। ठीक है, तो शाम के 4 बजे तक, थर्सडे को नहीं, फ्राइडे को शाम के 4 बजे तक जाने में हम लोग ऑलरेडी 36 आवर बिता चुके होंगे, और 9 घंटा में जब 1 मिनट घड़ी तेज होगी तो 36 घंटा में बच्चे 4 मिनट घड़ी तेज हो चुकी होगी। कितना मिनट? तो सर 4 मिनट तेज हो चुकी होगी। कब तक? तो फ्राइडे को शाम के 4 बजे तक। अब देख लो, 4 बजे से 8:30 बजे तक जाने में 4.5 घंटे और लगेंगे। कितने लगेंगे? तो 4.5 घंटे और लगेंगे। अब 3 घंटा में 20 सेकंड और 1.5 घंटा में 10 सेकंड, यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि सर 30 सेकंड घड़ी और क्या हो जाएगी? तो 30 सेकंड घड़ी और फास्ट हो जाएगी। तो टोटल घड़ी फास्ट कितना होगी? तो 4 मिनट और 30 सेकंड घड़ी जो है वो फास्ट हो जाएगी। तो समय 8:30 पे क्या दिखाएगा? तो 8:34 और 30 सेकंड का समय घड़ी जो है वो दिखलाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। आप बच्चों ने ए लगाया भी है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देख लो, सभी खरगोश पुरुष है। जितना भी खरगोश था, ये सभी का सभी खरगोश क्या था? पुरुष था। और कुछ पुरुष बैटमैन थे, पुरुष का कुछ हिस्सा क्या था? बैटमैन। और कोई बैटमैन क्या नहीं था? तो खरगोश नहीं था, इनके बीच दुश्मनी है। अब कहता है कुछ बैटमैन पुरुष और खरगोश दोनों हैं, तो कुछ बैटमैन पुरुष तो दिख रहे हैं लेकिन खरगोश नहीं दिख रहे हैं। कुछ पुरुष ना तो बैटमैन है ना ही खरगोश है, तो कुछ पुरुष बैटमैन भी है और कुछ पुरुष खरगोश भी है। कुछ बैटमैन खरगोश नहीं है किंतु वे पुरुष है, तो कुछ बैटमैन खरगोश नहीं है परंतु वे पुरुष है। बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा बच्चे। तो आंसर हम लोग बाबू ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अब देखिए, जितना भी बेड था, ठीक है, ये सभी का सभी बेड क्या थे? तो सर मेज थे।
फिर कहता है कोई भी मेज क्या नहीं है, तो कोई भी मेज अलमारी नहीं। अब कहता है कुछ अलमारी कवर्ड है, और अलमारी का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, तो सर कवर्ड है। ठीक है। अब पहला कंक्लूजन कहता है कोई भी कवर्ड मेज नहीं है। तो देखिए कवर्ड और मेज के बीच 50% वाली ही दुश्मनी है, और जब दो वेन डायग्राम के बीच 50% वाली दुश्मनी हो तो कोई नहीं वाला कॉन्सेप्ट जो है वो गलत हो जाता है। तो आंसर एक हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, कुछ कवर्ड मेज नहीं है। ठीक है। तो देखिए कवर्ड का वह हिस्सा जो अलमीरा के पास है, क्या ये अलमीरा वाला हिस्सा मेज से मिल पाएगा, तो नहीं मिल पाएगा। यानी कवर्ड का कुछ हिस्सा मेज नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ बेड अलमारी है। अब देखो तो बेड और अलमारी के बीच में 100% वाली दुश्मनी है, और जब भी 100% वाली दुश्मनी हो तो निगेटिव कुछ भी बोलेंगे सही, लेकिन पॉजिटिव कुछ भी बोलेंगे वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब है केवल 2 नंबर जो है यही इसके लिए सबसे सुटेबल और सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाला है। तो बच्चे आंसर 2 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे, जो सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। जानवी और परिणीता एक पंक्ति में सिरे पर खड़े हैं, जिनमें सभी विद्यार्थियों का मुख उत्तर की ओर है। अब देख लो, सभी विद्यार्थियों का मुख जब उत्तर की ओर है तो ये राइट रहा और ये लेफ्ट इन रहा। अब किसके किसके बारे में कहा जा रहा है, तो एक जानवी है और एक परिणीता है, कहाँ खड़े हैं, दोनों सिरे पर। कौन किधर है मालूम नहीं। जानवी और रवि के बीच में केवल 26 विद्यार्थी खड़े हैं, और रवि और परिणीता के बीच में केवल 14 विद्यार्थी खड़े हैं। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुछ नहीं करना है, सारे को जोड़ देना है। देख लो, मान लो कि इधर हमने जे फॉर जानवी को खड़ा कर दिया और इधर हमने पी फॉर परिणीता को खड़ा कर दिया, क्योंकि कहीं भी राइट लेफ्ट की चर्चा नहीं करी गई है। ठीक है। अब देखो जानवी और रवि के बीच में केवल 26 विद्यार्थी है, तो ये जानवी और रवि हो गया। इसके बीच की अगर हम बात करें ना, तो कितने विद्यार्थी हैं, तो 26 विद्यार्थी हैं। फिर कहता है रवि और परिणीता के बीच, किसके बीच, रवि और परिणीता के बीच में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो 14 विद्यार्थी हैं। तो देखो 26 विद्यार्थी ये और 14 विद्यार्थी ये, 26 और 14 हो गए कितने, तो सर 40 विद्यार्थी। और एक 41, एक 42, एक 43, यानी इसमें टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो गई, तो 43 हो गई। आंसर हम लोग किसको कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। अच्छा वाला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट वन देखोगे, एक कक्षा के सभी 30 छात्र उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। एक कक्षा में कितने छात्र हैं, तो 30 छात्र हैं, और इनका मुख कहाँ है, उत्तर की ओर। अब कहता है अशोक सर दाएं सिरे से 16वें स्थान पर है। यानी कि अगर हम दाएं सिरे से 16वें स्थान पर आते हैं तो हमारी मुलाकात अशोक से होती है, जबकि अरुणा बाएं सिरे से 19वें स्थान पे है। जबकि अरुणा की बात करें तो अरुणा जो है, अरुणा अरुणा बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है। अशोक और अरुणा के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं, हमको ये पता करना है। तो देखो टोटल विद्यार्थी कितने थे, तो सर टोटल विद्यार्थी जो थे वो 30 थे। ठीक है। अब राइट और लेफ्ट का अगर हम कंपेयर करें तो 16 और प्लस 19, तो 19 एक 20 और 15 कितने हो गए, 35। तो टोटल विद्यार्थी 30 थे और राइट और लेफ्ट मिलकर 35 हो गया। यानी राइट लेफ्ट जो है वो टोटल से बड़ा है। तो टोटल से बड़ा होने का मतलब है क्या कर चुका है, तो सर ओवरलैप कर चुका है। और जब ओवरलैप कर चुका है तो हमारा रूल जाएगा राइट प्लस लेफ्ट और माइनस टोटल प्लस 2। ठीक है। तो देख लो राइट लेफ्ट करने पर कितने मिले, तो सर 35 मिले, और इसमें माइनस कितना किया, तो 30 प्लस 2 32 माइनस किया, तो 35 में अगर हम 32 माइनस कर देंगे तो 3 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि 3 लोग जो थे उनके बीच में खड़े थे, और दोनों क्या कर चुका था, तो ओवरलैप कर चुका था। यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए पोजीशन समझिए, 110 है, 99 है, 86 है,
उसके बाद डैश, उसके बाद 54, इसके बाद 35। दो पदों के बीच का अंतर निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। 110 से 99 जाने का मतलब है 11 की कमी कर देना। अब देख लो, 9 में से 6 गए तो 3, और 9 में से 8 गए तो 1, यानी अब 13 की कमी हो जाना। वही यहाँ देखो, 14 में से 5 गया तो कितना, तो सर 9, और 4 में से 1, यहाँ 19 की कमी। तो पहले 11 की कमी, फिर 13 की कमी, इसका मतलब है अब 15 की कमी होगी, और यहाँ पे बात करें तो 17 की कमी होगी, तभी हम 19 की कमी कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग जैसे ही 15 की कमी करते हैं, तो 6 में से 5 गया कितना बचा, 1, और 8 में से 1 गया कितने बचे, 7। यानी आंसर हमारा 71 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। अच्छा देखिए, कहता है कि सर दी गई श्रेणी श्रेणी में, श्रृंखला में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखोगे, 4 को 2 से गुना किए तो कितना, तो 8, 2 पद हो गया। 8 को 2 से गुना किए तो कितना, 16, 3 पद हो गया। 16 को 3 से गुना किए तो 16 दूना, अच्छा 16 दूना कितने, 32। इसी तरह 32 को अगर हम 2 से गुना किए तो 32 दूना कितने, 64। अगर 64 को हमने 2 से गुना किया तो 64 दूना 6 दूनी 12, 4 दूना 8, 128 हो जाएगा। अगर हम 128 को फिर से 2 से गुना करते हैं, ठीक है, दुगना करते हैं, तो 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, यानी कि 256 हो जाएगा। और अगर हम 256 को 2 से गुना करते हैं, तब हम 512 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा पहला पद, ठीक है, 4, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, और ये रहा हमारा 8वां पद। तो केवें पद में आएगा ये, तो सर 8वें पद में आएगा। तो आंसर हमारा 8वां हो जाए, 7वां नहीं बच्चे, 8वां। देखिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7 ही हुआ। तो आंसर किसको कर लेंगे, तो 7 को। देखिए, श्री अमरदीप ने अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू किया और दक्षिण दिशा की ओर 8 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलने के बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ते हैं, और बाईं ओर मुड़कर कितना चलते हैं, तो 15 किलोमीटर चलते हैं, और सिटी सेंटर पहुंच जाते हैं। फिर वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमते हैं। तो एंटी क्लॉक 90 डिग्री घूमने का मतलब है कि लेफ्ट घूमना, और कितना दूरी तय करते हैं, 8 किलोमीटर। यहाँ क्या है, तो सिटी सेंटर है। और कहाँ पहुंच जाते हैं, तो सिटी पैलेस पहुंच जाते हैं। सिटी पैलेस से वो बाईं ओर मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो फिर 8 किलोमीटर की दूरी तय किए कहाँ से, सिटी पैलेस से, ठीक है। और बाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने घर पहुंच जाते हैं। ये उनका क्या है, तो घर है। अब पूछ रहा, अमरदीप का कार्यालय सिटी सेंटर और उसके घर से क्रमशः किस दिशा में है। तो देखिए, यहाँ पे कार्यालय था, यानी यहाँ ऑफिस था। तो अब अमरदीप का कार्यालय, किसका कार्यालय, अमरदीप का कार्यालय कहाँ से, तो सिटी सेंटर से। तो सिटी सेंटर से तो नॉर्थ वेस्ट में होगा, ठीक है। और कहाँ से, तो क्रमशः उसके घर से, तो घर से तो वेस्ट में होगा। तो आंसर हमारा नॉर्थ वेस्ट, और वेस्ट जिसमें होगा वही आंसर होगा। और ऐसी व्यवस्था हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रही है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए करेंगे, यही इसके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, आगे चलें। क्या है, क्लास कब से होगी सर। बच्चे, आज से ही क्लास सुबह में स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन सर की तबीयत जो थी वो अचानक से गड़बड़ा गई, और सर ने कहा कि सर आज मेरी तबीयत बिल्कुल खराब है। तो हम लोग इसको बिल्कुल स्टार्ट करने के मूड में ही थे, लेकिन समस्याएं जो है ना, वो कभी कभी चल करके खुद पे खुद आ जाती है। देखिए, परांदा शहर ग्रीन लेक पर अवस्थित है।
अकरम शहर परांदा के पश्चिम में है, तो जहां भी हमारा परांदा शहर है उसके पश्चिम में जाओगे तो कौन मिलेगा, तो अकरम शहर मिलेगा। तोखड़ा शहर अकरम शहर के पूरब में लेकिन परांदा शहर के पश्चिम में, तो तोखड़ा इन दोनों के ठीक बीच में है। ठीक है। अब कहता है कोकरन शहर बोपरी शहर के पूरब में लेकिन तोखड़ा और अकरम शहर के पश्चिम में, तो कोकरन जो है, कोकरन वो बोपरी के तो पूरब में है, बोपरी के कहाँ है, पूरब में है, लेकिन तोखड़ा और अकरन के पश्चिम में है। यदि वे सभी एक ही जिले में स्थित हैं तो कौन सा सुदूर पश्चिम में है, तो देखिए सबसे पश्चिम में बी है, और बी का मतलब बोपरी शहर जो है, यही आंसर हो जाएगा कि सर सबसे पश्चिम में कौन है, तो बी है। अब देखिए ये जेई का पूछा गया क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति हो जाएगी। अब देखिए हैश के पहले जो भी शख्स आएगा वो क्या कहलाएगा, तो भाई कहलाएगा। इसी तरह से इस वाले साइन के पहले जो भी शख्स आएगी वो क्या कहलाएगी, तो बेटी कहलाएगी। इसी तरह से स्टार वाले साइन के पहले जो भी शख्स आएगी वो क्या कहलाएगी, तो बुआ कहलाएगी। और इसी तरह से परसेंटेज साइन के पहले जो भी शख्स आएगी वो क्या कहलाएगी, तो माता कहलाएगी। अब देखो एक समीकरण देता है पी स्टार जी परसेंटेज यू हैश भी, उसके बाद टी हैश जेड स्टार भी, ये समीकरण है। पूछा गया जेड का जी से क्या संबंध है, इसका मतलब है जेड का रिलेशन फाइंड आउट करना है, किससे जोड़कर, तो जी से जोड़कर। तो देखो अगर मैं जेड हूं तो मेरे बाद स्टार का साइन दिख रहा है, और स्टार के पहले मेरी बुआ होगी, तो हम भी की बुआ हैं, तो जैसे ही हम भी की बुआ हुए तो हम महिला बन गए। अगर हम महिला हैं तो हमने हैश को क्रॉस किया तो मेरा भाई हो गया टी, और मेरे भाई की जो बेटी बनी भी तो वो मेरी भतीजी हो गई, और मेरी भतीजी का ये भाई है तो भतीजी का भाई मेरा भतीजा हो गया, और मेरे भतीजे की माता, तो भतीजी की माता तो मेरी भाभी होगी ना, और भाभी कौन होती है, तो भाई की पत्नी होती है। तो भाई की पत्नी किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। लेकिन जी का नहीं पूछा था, देख लो जी का नहीं पूछा था। अगर ये मेरे भाई की पत्नी है तो हम इसके पति की बहन है, तो पति की बहन किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। पति की बहन किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि रिलेशन किसके पूछे गए थे, तो जेड का रिलेशन पूछा गया था किसके साथ, तो जी के साथ। अगर पूछा गया होता कि जी का जेड से क्या संबंध है, तब हम कहते हैं कि जी जो है वो भाई की पत्नी है। लेकिन जी का नहीं पूछा गया था बच्चे, किसका पूछा गया था, जेड का। तो जेड क्या हो जाएगी, तो पति की बहन हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो हर्ष अजित का पुत्र है, तो कोई हर्ष है, पुत्र है, तो पुत्र हमेशा नीचे होता है। किसका पुत्र है बच्चे, तो अजीत का पुत्र है। अब कहता है विनीता अजीत की पत्नी है, और विनीता कौन है, तो विनीता जो है वो अजीत की पत्नी है। अजय हर्ष का भाई है, अजय कोई है जो हर्ष का कौन है, भाई है। नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्र है, पुत्री है। नेहा कौन है, तो अजय और कविता की, अजय और कविता की कैसी पुत्री है, तो इकलौती पुत्री है। आगे चलिए, विनीता का नेहा से क्या संबंध है, तो विनीता का संबंध जानना है, नेहा से जानना है। तो हम हो गए मेरी माँ, और मेरी माँ के पति यानी मेरे पिताजी, मेरे पिताजी के भाई चाचा, चाचा के पिताजी दादा, और दादा की पत्नी हो गई विनीता दादी। तो दादी को हम लोग क्या कहेंगे, तो पिता की माँ कहेंगे। और पिता की माँ किस वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर इसके लिए बच्चे जो परफेक्ट होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए प्लस के पहले जो भी शख्स आता है वो पति बनता है। प्लस के पहले जो भी शख्स आता है उसको क्या कहते हैं, तो सर पति कहते हैं। इसी तरह हैफन के पहले जो भी शख्स आता है उसको हम लोग क्या बना देते हैं, तो बहन कह देते हैं। इसी तरह से स्टार के पहले अगर कोई शख्स आया है तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं, तो पुत्र कह देते हैं। अब यही तीन समीकरण दर्शाया गया है,
और पूछा एम एन की पुत्री है। तो अगर एम को पुत्री बनना है तो एम को लड़की बनना पड़ेगा। अब देख लो, एम के बाद स्टार का साइन है और स्टार के पहले जो भी आएगा बेटा, यानी एम एन का बेटा है। तो एम जब एन का बेटा है तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। एम के बाद स्लाइस है, स्लाइस के पहले बहन। तो देखिए, तो अगर हम हैं, मेरा पुत्र और मेरे पुत्र की बहन, तो मेरे पुत्र की बहन मेरी पुत्री होगी, तो एम एन की पुत्री हो गई। ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनने वाला है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, कहता है कि सर सनी बॉल्स फास्ट को कैसे लिखेंगे। तो ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ भी सनी दिख रहा है और यहाँ भी सनी दिख रहा है। ट्यूसडे इज सनी, और यहाँ सनी लव आइसक्रीम में सनी कॉमन है। अब देख लो इस दोनों में क्या कॉमन है। तो सर इस वाले के कोड में जी और जी कॉमन है, इसका मतलब सनी के लिए हमें जी चाहिए ही चाहिए। इसमें जी नहीं है, कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं बॉल्स की। तो देखो, तो बॉल्स कहाँ दे रखा है, तो बॉल्स कहीं भी नहीं दे रखा है। बॉल्स हमारे लिए बिल्कुल कैसा है, नया है। और फास्ट दे रखा है, तो देखो फास्ट को पकड़ते हैं, फास्ट यहाँ भी है और फास्ट यहाँ भी है। ठीक है, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। तो क्या कॉमन है, तो सर एल कॉमन है। इसका मतलब है फास्ट के लिए एल चाहिए, तो जी के साथ एल तो चाहिए ही चाहिए। खत्म हो गया। अब दो ही ऑप्शन बचे। अब बताओ, बॉल का चर्चा कहीं भी नहीं किया गया है, इसका मतलब है कि सर बॉल के लिए हमें न्यू एलिमेंट चाहिए। तो अब सवाल उठता है, न्यू एलिमेंट पी है कि न्यू एलिमेंट एक्स है। तो देखो, तो पी का यूज कर दिया गया है, नहीं पी न्यू एलिमेंट हो ही नहीं सकता। तो न्यू एलिमेंट कौन है बच्चे, तो एक्स है, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता हमें देखने को मिल रहा है। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ए एल बी आई एन आई एस एम है, क्या लिख रखा है 79। चलिए जोड़कर देखिए, तो देखिए 12 1 13, 13 2 15, 15 9 24, 24 4 28, 10 38, 38 और 10 48 में से एक गया 47। 47 में अगर हम लोग 20 जोड़ लेते हैं तो 67 हो जाएगा। 67 में से एक गया 66। 66 में अगर 3 जोड़ते हैं, 67 68 69 और 10 और 79, यानी कि प्लेस वैल्यू को ही यूज किया गया है। चलो हम भी लोग प्लेस वैल्यू को ही यूज करते हैं। न्यूरॉन है, ठीक है। तो देखो 14 और 5 कितने, तो सर 21 हो गए। 21 21 कितने, तो सर 42 हो गए। 42 और 8 कितने, 50 और 10 60 हो गए। 60 और 30, 90 में से एक घट गया, इसका मतलब सर 89 हो गया। 14 5 19, 19 और एक, अच्छा 21 21 42 जोड़ दिए थे ना, दो की कमी हो जाएगी, 87 हो गए। देख लो, 14 5 19 ना, और यहाँ से 21, तो 20 20 40 हो गए। ठीक है, 40 10 50, 50 और 8 58 हो गए। 58 में 15 जोड़ो तो 8 5 13, यानी कि कितने हो गए, तो 63 और 10 73। 73 में 4 जोड़े तो 77। 77 में 10 जोड़े तो 87, यानी 87 आंसर हो गया। जो किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो परफेक्ट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। ये वाली क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। JR DR CE BD, यही है। पहले फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दिया, तो जे की प्लेस वैल्यू 10 और डी की प्लेस वैल्यू 4। 10 और 4 कितने हो गए, तो सर 14 हो गए। अब देख लो, प्लस के बाद आर की प्लेस वैल्यू 18, बी की प्लेस वैल्यू 2, माइनस कर दिया। तो 18 में से अगर हम 2 की कमी करेंगे तो कितना होगा, तो सर 16 होगा। फिर देख लो, डी की प्लेस वैल्यू 3, ई की प्लेस वैल्यू 5, इस बार इंटू किए, तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया।
तो 5 चक्को कितने हो जाएंगे, तो सर 20 हो जाएंगे, तो इसके लिए 20 लिख दिया। फिर से देखो, आर की प्लेस वैल्यू 18 और सी की प्लेस वैल्यू थी, लेकिन इस बार डिवीजन किए गए। इस बार क्या किए गए, तो डिवीजन किए गए। तो 3 छक 18, तो क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। यानी फर्स्ट एंड लास्ट को प्लस करना है, सेकंड और सेकंड लास्ट को माइनस करना है, थर्ड और थर्ड लास्ट को इंटू करना है, फोर्थ और फोर्थ लास्ट को डिवीजन कर देना है। और इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग बनाया गया। और ये आपके एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछे गए प्रश्न हैं। और सही में ये प्रश्न जिसके सेक्टर में आया था उन बच्चों को काफी आनंदित किया था, यानी कि बैंड बजा के रख दिया था दिमाग का कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा बच्चे अगर ध्यान से अगर करते तो ये क्वेश्चन उनके कमांड में आ चुका होता। अब देख लो सेम काम हमको करना है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 15 है और इसकी प्लेस वैल्यू 4 है। तो 15 में अगर हम 4 जोड़ दिए तो प्लेस वैल्यू कितना मिलेगा, तो सर 19 मिलेगा। मैं इधर लिख रहा हूं। अब दूसरी बार में क्या करना है कि हमें माइनस करना है। तो 26 में हमने 8 माइनस किया, तो 26 में 8 माइनस किया तो हमें कितने मिलेंगे, तो सर 18 मिलेंगे। अब तीसरे बार में हमें मल्टीप्लाई करना है। तीसरे बार में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 तिहाई कितने मिल गए, तो सर 9 मिल गए। अब चौथी बार क्या करना है, तो चौथी बार डिवीजन करना है। चौथी बार डिवीजन का साइन देना है। तो ध्यान से देखो, 5 और 20 है, तो 5 चक्को कितने हो जाएंगे, तो 20 हो जाएंगे। ठीक है, 3 तिहाई 9, 19 18 9 4 चाहिए। 19 18 9 4 ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कह लो कि एनटीपीसी में जो बेहतरीन 40 से 45 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं पूरे सेक्टर में, उस 40 से 45 क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन का जो लॉजिक था वो अपने आप में बिल्कुल माइंड ब्लोइंग लॉजिक जिसको कह सकते हैं वो था। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। अब देख लो, इसको तो बउआ का झुनझुन्ना कह सकते हो। कहता है सर अन्य सभी से भिन्न है। तो सारा आपका कॉन्सोनेंट दिख रहा है, सिर्फ ई नंबर वाले बॉक्स में वॉवेल दिख रहा है। तो एकदम आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी को आंसर कर लो, क्योंकि सारे कॉन्सोनेंट है, सिर्फ वही इकलौता क्या है, तो वॉवेल है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अच्छा देखिए, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चे फंसे थे, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा था। एयर डेकन फ्लाइट का नाम है, जेट एयरवेज फ्लाइट का नाम है, इंडिगो एयरलाइंस फ्लाइट का नाम है, किंग फिशर फ्लाइट का नाम है। अब बच्चे परेशान होने लगे कि सर चारों का चारों जो है वो तो फ्लाइट ही है, एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो हवाई जहाज चलती है उस कंपनी का नाम है। तो अब इसमें भैया अलग कहाँ से आया, तो इसमें अलग यही है कि देखो, किंग फिशर कुछ साल पहले बंद कर दिया गया, जेट एयरवेज बहुत साल पहले बंद कर दिए गए, और एयर डेकन भी काफी साल पहले बंद कर दिए गए। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस जो है ये अभी कार्यरत है। ये अभी क्या है, कार्यरत है। इसीलिए अदर से ये डिफरेंट हो गया, क्योंकि बाकी सभी एयरलाइंस की सेवाएं रद्द हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन इंडिगो जो है अभी भी ये सेवा में जारी है। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडिगो एयरलाइन। अब देखिए, जिन बच्चों को ये नहीं पता था कि कौन सी एयरलाइंस अभी कार्यरत है और कौन सी एयरलाइंस कार्यरत नहीं है, उन बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत समस्या आई। और खास करके ऑड मैन आउट ऐसे ही जब वर्ड बेस्ड होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाते हैं। जहां नॉलेज की कमी हुई वहां आप फंसोगे ही फंसोगे। नेक्स्ट वन देखिएगा, बैंकॉक रूस, कुआलालंपुर पेरिस। ठीक है, अब देख लो, बैंकॉक आप जानते हो क्या है, तो सर राजधानी है। बैंकॉक राजधानी है, मे भी थाईलैंड की है शायद। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। कुआलालंपुर ये भी राजधानी है। लेकिन रूस जो है वो राजधानी नहीं है। रूस पूरा का पूरा क्या है, तो जैसे हमारा इंडिया है वैसे ही रूस क्या है, तो एक देश है। तो अलग कौन हो जाएगा, तो सबसे अलग हमारा रूस हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब जहां बच्चे इस चीज का फर्क करने में कमी कर लेंगे वहीं बच्चों का आंसर फंस चुका होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों पे एकदम हाई अलर्ट में रहिएगा। अब जैसे देख लो,
एकदम पिटारे से एनटीपीसी है ना, कुछ कुछ एकदम जो कहता है ना कि सर लाजवाब क्वेश्चन निकाल के लाया है। तो सही में इस बार 18-19 वाली वैकेंसी में एनटीपीसी के द्वारा कुछ लाजवाब क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं। उन लाजवाब क्वेश्चनों में ये भी एक क्वेश्चन है, देख लो। एकदम लॉजिक पकड़ने की कोशिश करना। 11 एक प्राइम नंबर है ना, तो इसका अगला प्राइम नंबर कौन होगा, तो 13। तो 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितने मिल गए, तो 143 मिल गए। ठीक है, इसी तरह से देखो अगली, कितना है 13। 13 भी क्या है सर, तो प्राइम नंबर है। और 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या मिलता है, तो सर 17 मिलता है। तो 13 को 17 से गुना किया तो हमारे आंसर क्या मिल गए, तो 221 मिल गए। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो 7 हमारे पास क्या है, तो सर प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का अगले प्राइम नंबर के साथ ही गुना करना है और इधर उधर से नहीं करना है। प्राइम नंबर का उसके अगले प्राइम नंबर से ही गुना करना है। तो 7 का अगला प्राइम कौन होगा, तो सर 11 होगा। तो 11 सत्ते कितने हो जाएंगे बच्चे, तो 11 सत्ते 77 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें स्पष्टता देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए जो परफेक्ट आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चंस बिल्कुल अपने आप में चैलेंजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले देखना होगा कि कितने भाग में टूटा है, और फिर खास करके बच्चों को ये माइंड में लेना होगा कि सर यहाँ सिर्फ प्राइम नंबर का गेम चल रहा है। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या कहेंगे, अच्छा 11 में 2 बढ़ गया तो 13, अब 13 में 4 बढ़ गया तो 17, यानी 7 में 6 बढ़ेगा। अब 7 6 कितने हो जाएंगे, 13। तो 13 को 7 से गुना करवाएंगे, आंसर ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ बच्चे को ये भी समझना होगा कि सर प्राइम नंबर का चक्कर चल रहा था, हर प्राइम नंबर को उसके अगले प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर करके और तब वो आंसर देने की कोशिश कर रहा था। तो 11 का अगला प्राइम नंबर, 7 का अगला प्राइम नंबर सर 11 है। तो 11 सत्ते 77 इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर बनेंगे। अच्छा देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। सऊदी अरेबिया जानते हैं ना, देश है, ठीक है। अब वहाँ राजतंत्र चलता है, यानी कि जैसे पहले हमारे यहाँ राजा हुआ करते थे ना, आज भी सऊदी अरबिया में वही चलता है, राजतंत्र चलता है। एक राजा होता है और बाकी सब उसकी प्रजा होती है। लेकिन पूछता है सर भारत में क्या चलता है, तो हमें तो भारत में पता है कि भारत में राजशाही व्यवस्था नहीं चलती है, अब भारत में लोकतंत्र चलता है। तो लोकतंत्र किसमें है, तो डेमोक्रेसी ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। यहाँ भी अगर थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, आपको कोई बचा नहीं सकता है। देखिए कहता है सर ऑप्टिकल है, क्या है बच्चे, ऑप्टिकल है। अब कहता है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दो। यानी जो भी वॉवेल है ना, जो भी वॉवेल है उसको उसके अगले अक्षर से बदलिए। तो ओ बदलेगा पी में, आई बदलेगा जे में, और ए बदलेगा बी में। फिर कहता है प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले के अक्षर से बदल दो। तो देख लो, टी के पहले क्या, तो ओ, टी के पहले क्या, एस, सी के पहले क्या, बी, एल के पहले क्या, के। अब ये एक बिल्कुल नई व्यवस्था बन करके तैयार हो जाती है। अब कहता है इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। तो देख लो, इकलौता यही बी अक्षर ऐसा है जो समूह में 2 बार आया है। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए जो है, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर जाना जाएगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, जो सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अब देखिए एक ही पासे को कितनी बार घुमाया है, 2 बार। पूछता है सर 4 अगर ऊपरी फलक पे है ना, तो नीचे की फलक पे कौन सा अंक होगा। तो देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो रूल कहता है कि जब एक ही एलिमेंट कॉमन होना, तो जो एलिमेंट कॉमन है उसका अपोजिट वो होगा जो नहीं दिख रहा है। तो 3 का अपोजिट 5 होगा। और कॉमन के अगल बगल से चलेंगे ना, तो कॉमन के बगल वाले को पकड़ के क्लॉक एंटी क्लॉक घूमो। देखो दोनों में कॉमन क्या था, 3। अब 4 का अपोजिट मांगा, तो 3 से 4 जाने के लिए आपको क्लॉकवाइज रन करना होगा। तो यहाँ भी यदि आप क्लॉकवाइज रन करोगे तो 2 मिलेंगे,
इसका मतलब है कि 4 का अपोजिट क्या मिल जाएगा, तो 2 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसी तरह से पूछ लेता सर 1 का अपोजिट क्या है, देखो 3 से एंटी क्लॉक आने पर 1 मिलता, तो 3 से एंटी क्लॉक चलते तो 6 मिलता, यानी 1 का अपोजिट क्या हो जाता, तो 1 का अपोजिट 6 हो जाता। पूछा किसका गया था, 4 का अपोजिट पूछा गया था, तो 4 का अपोजिट बच्चे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अब देखिए पूछता है कि सर नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो ध्यान से पहले समझो। अगर हम समझते हैं कि कोशिश करते हैं, तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो आपको मालूम है कि इस टाइप का जो ट्रायंगल काउंटिंग होता है वो बेहद ही आसान काउंटिंग होता है। हम लोग क्या करते हैं, तो 1 + 2 + 3 कर लेते हैं। तो 3 2 5, 5 1 कितने हो गए, 6। अच्छा, इसी तरह से अगर हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, देखो हम लोग सिर्फ इसकी बात करते हैं और किसी की नहीं, सिर्फ ये गुलाबी वाले की बात करते हैं, तो ये भी कितना होगा, तो सर 1, ये पूरा मिलकर के कितना 2, और ये पूरा मिलकर के 3। तो 3 2 5, 5 1 6, यहाँ से भी कितने मिले 6, तो 6 6 कितने मिल गए 12। 12 के बाद ध्यान देना, ये छोटे वाले ट्रायंगल को तो हमने काउंट ही नहीं किया, तो ये हमारा रहा 13 नंबर का ट्रायंगल। इसी तरह इस छोटे वाले को भी काउंट नहीं किया, तो ये रहा हमारा 14 नंबर का ट्रायंगल। इसी तरह से इस छोटे वाले को काउंट नहीं किया, तो ये रहा हमारा 15 नंबर का ट्रायंगल। इससे ज्यादा ट्रायंगल हम चाह के भी इसमें नहीं निकाल सकते हैं। यानी ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई, तो इसमें से ट्रायंगल की संख्या 15 है। यानी जिन बच्चों के 17 आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, वो बच्चे एक्स्ट्रा ट्रायंगल गिन लिए हैं। इसमें कभी भी 17 ट्रायंगल नहीं आएंगे। ट्रायंगल की संख्या टोटल कितनी आ गई, 15 आ गई। आप इसको अगर ट्रायंगल काउंट कर रहे हो, तो जब इसको आपने 1 2 3 किया था ना, उसी समय आपने इस ट्रायंगल की काउंटिंग कर ली थी। तो टोटल ट्रायंगल की संख्या इसमें कितनी आने वाली है, तो सर इसमें टोटल 15 ही ट्रायंगल होने वाले हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। ठीक है, अब आप ऐसे भी देख सकते हो, मान लो कि हम इसी वाले फिगर को बस 2 ही फ्लोर में बनाते, सिर्फ कितने फ्लोर में बनाते, 2 ही फ्लोर में बनाते। देख लो, मान लो वो बीच वाली लाइन पहले हटा दिए हैं ही नहीं, सिर्फ इतने में गिनने जाते। तो अगर इतने में हम लोग काउंट करने जाते ट्रायंगल की संख्या, तो कहते सर 1 2 3 और 1 2 3, यही कहते हैं ना। 3 2 5 1 6 यहाँ से, और 3 2 5 1 6 यहाँ से, तो 6 6 12 तो हमें यहीं से मिल गए। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने यहाँ से इस वाले लाइन को जैसे ही यहाँ टारगेट किया, इस वाले लाइन को जैसे ही यहाँ टारगेट किया, तो यही एक ट्रायंगल और बन गया, तो 12 1 13। और जैसे ही यहाँ टारगेट किया, तो 13 और 1 14। और इन दोनों के टारगेट होने से ये एक ट्रायंगल बन गया, जो हो गया हमारा 15वां नंबर का ट्रायंगल। इससे ज्यादा कुछ बढ़ेगा ही नहीं। तो आंसर कितने हो गए, तो 15 जो है ना, यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। हाँ, आज भी मैं देख रहा हूँ, आज भी मिश्रा जी नहीं आए हैं। हाँ, घूमने चले गए होंगे मिश्रा जी, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वो बोल रहे थे मेरा नेटवर्क हमेशा छूट जा रहा है, तो ये घूमने के प्रोसेस में ही ऐसा होता है कि नेटवर्क अक्सर छूट जाया करते हैं। अब जैसे देख लो इसी क्वेश्चन को, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 8 को 6 से जोड़ दो, तो 8 6 कितने मिल गए, तो सिर्फ 14 मिल गए। 14 का 2 गुना कर दो, तो 14 दूना कितने हो गए, तो सर 28। अच्छा देखो तो, अगर 5 और 9 को जोड़े तो 9 5 14 ना, 14 दूना 28, खत्म। 12 और 14 को जोड़े, 12 12 24, और 2 26 दूना तो 52 हो जाएगा ना, खत्म। 7 और 3 10 दूना 20, आंसर हो गया। 3 + 7 को जोड़ दिए, तो ये 10 हो गया, और 10 को 2 से गुना कर दिए, तो 10 दूना 20 मिल गए। यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो रहा था। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लिए। कहता है 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, पी क्यू का पुत्र है और आर का भाई है। तो पी पुत्र है, किसका पुत्र है, तो क्यू का पुत्र है। क्यू पापा या मम्मी मालूम नहीं। और दूर वाले के लिए दूर वाला पी है, तो पी किसका भाई है, तो सर पी आर का भाई है।
अब कहता है एस एम की पुत्री है और एम का विवाह आर से हुआ है। अब एम का विवाह किससे हुआ है, तो आर से हुआ है, और एस जो है वो एम की पुत्री है। अब बताओ आर और एम में कौन मेल है कौन फीमेल नहीं मालूम है। फिर कहता है टी एस की आंटी है और भी की माँ है। तो टी एस की आंटी है, आंटी होने के लिए टी को यहाँ रखना पड़ेगा, और टी किसकी माँ है, तो भी की माँ है। आर का भतीजा डब्लू है, आर का भतीजा डब्लू है, यानी आर के भाई का बेटा डब्लू है, तो डब्लू लड़का होगा। अब कहता है आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है, तो आर का भतीजा डब्लू सही में पी का पुत्र है। डब्लू की बहन भी है, और डब्लू की बहन बच्चे कौन है, भी है। भी का एम से क्या संबंध है, देख लो बाबू। किसका, तो सर भी का। किस से, तो एम से। ठीक है। अब बताओ हम तो हो गए। अब आर के बारे में मेल फीमेल पता कहीं भी चल पाया है क्या, नहीं पता चल पाया है। एस एम की पुत्री है, एम का विवाह आर से हुआ है, और और आर का भाई है। लेकिन आर लड़का है या लड़की ये हम नहीं बता सकेंगे, कुछ भी कर ले। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम हुए ये मेरे हस्बैंड हो गए, तो मेरे हस्बैंड का भाई देवर, और मेरे देवर की जो बेटी हो जाएगी उसको भतीजी कहेंगे। लेकिन हम हो गए, अगर ये मेरी पत्नी हो गई, तो मेरी पत्नी का भाई साला और साले की बेटी को भी हम भतीजी ही कहेंगे। तो दोनों स्थिति में आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा, जो भतीजी के साथ जाएगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, कहता है निम्नलिखित चार संख्याएं में से तीन संख्या एक समान है। सम है नहीं, सम विषम से तो नहीं जाएगा भैया। चार चार आठ, चार बारह, एक 13, चार तीन सात, एक 8, छः चार 10, एक 11, और 5 3 8 2 10, नहीं, फिर से नहीं जाएगा। छब्बीस, 6 65 मिल गया। देख लो यहाँ से पकड़ाया। 13 से डिविजिबल है क्या, 13 एकम 13, 13 एकम 13, कट जाएगा ना। फिर देखो 13 से डिविजिबल है ना, 13 तिया कितने, 39, और 13 दूना 26, 32 बार में कट जाएगा। 13 से डिविजिबल है ना, 13 दूना कितना, 26, और 13 पचे 65। लेकिन इसको 13 से काटो, ये नहीं कट रहा है। आंसर कौन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है, क्योंकि सारे जो हैं वो 13 के डिविजिबल पे थे। लेकिन ए नंबर ऑप्शन जो था वो 13 से पूरी तरह से कट ही नहीं रहा था। तो आंसर कौन हो गया बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत फंसाता है। देखिए, भीड़ मुखौटा, छिपाना और छनावड़न, इसमें भीड़ अलग हो जाएगा। मुखौटा आप क्यों लगाते हो, ताकि आपको कोई भी पहचान ना सके। इसी तरह से छिपाना का मतलब पहचान छुपा रहे हो, और छन आवरण देना यानी क्षण भर के लिए उसको छुपा देना, तो सेम ही वर्ड हुआ। लेकिन भीड़ जो होता है वो बिल्कुल अलग हो गया इन सबों से। अच्छा ध्यान से देखिएगा, बी ए डैश, डी डैश, सी बी डैश, सी डी बी डैश, डी ए डैश, डी बी, यही है ना। डी के बाद बी चाहिए, डी बी सी बी, डी बी सी बी ए, सी बी ए, डी बी सी बी ए। ठीक है। तो डी बी, बी ए, सी डी, बी सी, बी ए, सी डी, बी सी, बी ए, सी डी, बी सी, मिल गया। सी बी ए सी सी, ये वाली ऑप्शन ढूंढो तो कहीं है क्या, सी बी ए सी सी, सी बी ए सी सी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है स्पष्टतः। तो परफेक्ट आंसर जो हमारा है, ये ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे सुटेबल
और सबसे बेस्ट आंसर होगा। फिलर है, फिलर की तरह बनाओगे। अच्छा देखो तो, अगर हम 4 और 12 को जोड़ दे तो 16 मिल जाएगा क्या? इसी तरह 16 और 20 को जोड़ने पे 25 नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये मिल जाएगा। 64 और 36 को जोड़ दोगे 100 मिल जाएगा। देखिए जैसे जैसे पेपर को खोले हो ना वैसे वैसे बंद कर दो, जैसे जैसे बंद की हो खोल दो। तो सबसे पहले नीचे लाएंगे तो ये वाली कटिंग यहाँ आएगी, ये कटिंग यहाँ, ये कटिंग यहाँ और ये कटिंग यहाँ आएगी। अब इधर खोलेंगे तो ये 2 कट इधर ले लेगा और ये 2 कट इधर ले लेगा। आपको ऐसा फिगर तलाशना है। और ऐसा फिगर देख लो, यहाँ पे कटिंग का मूड ही नहीं बनेगा, खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये दो दो भाग गया है, खत्म हो गया। इसमें खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। देखिए 5 है ना, अगर इसमें हम 2 बढ़ जाए, ठीक है, तो 5 2 कितने हो गए 7, और इन दोनों को गुना कर दिए तो 7 बच्चे कितना हो गया 35 हो गया। 3 नंबर ऑप्शन लगाओ। 7 है ना, 7 में अगर हम 2 बढ़ जाए तो 7 2 9, और 9 सते कितने हो जाएंगे, तो सर 63 हो जाए ऑप्शन नंबर। तो आज टोटल 35 क्वेश्चन ही हमने दिया था। और ये 35 क्वेश्चन जो थे रेलवे और एसएससी दोनों सेक्टर से मिलाकर दिए गए थे। और सारे के सारे जो थे वो लेटेस्ट क्वेश्चन थे, यानी 2018 से लेकर के 2023 तक के पूछे गए क्वेश्चन थे। तो चलिए बच्चे, आज के सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। कल फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी 8 बजे शाम को। और कल भी हम लोग 30 से 35 बेहतरीन क्वेश्चन का लुत्फ यहाँ उठाएंगे। सभी बच्चे को गुड नाइट।